हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हमने लास्ट टॉपिक्स में यूनिट नंबर 2 की स्टडी की थी, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस की हमने पूरी प्रोसेस कंप्लीट की थी, मैकेनिज्म कंप्लीट की थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे फोटो यूनिवर्सिटी में जो बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट है, उसकी यूनिट नंबर 3 है, जिसमें हमको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक तो रेस्पिरेशन और एक एंजाइम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। ठीक है, क्या कर रहे हैं? श्वसन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि श्वसन किसे कहते हैं। जैसे कि हमने 9, 10, 11, 12 में पढ़ा था, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। लेकिन श्वसन में होता क्या है? श्वसन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो इसकी परिभाषा है, श्वसन के बारे में कहते हैं हम ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं, जिसके अंतर्गत ऊर्जा की विमुक्ति तथा सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ये इसकी क्या है? सिंपल सी परिभाषा श्वसन की। ठीक है, पूरी प्रोसेस देखें श्वसन में तो होता क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति, ऑक्सीजन चाहे उपस्थित हो चाहे नहीं हो, जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन को, किसको? ऑक्सीडेशन को याद रखना है सब। ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं, जिसके अंतर्गत ऊर्जा की विमुक्ति तथा सरल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। पादप जो होते हैं वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। CO2 तथा H2O से प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है, क्या होता है? ऊर्जा की विमुक्ति होती है। इन जटिल पदार्थों के ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ तथा जब ऊर्जा का निर्माण होता है, उत्पादन होता है। इसी प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया है? श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन या रेस्पिरेशन को यदि हम समीकरण में, एक रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, जैसे क्या? ग्लूकोज C6H12O6, जिसको क्या कहते हैं? हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो है चाहे ऑक्सीजन उपस्थित हो चाहे नहीं हो, सामान्य समीकरण देखें, ठीक है, CO2 है वो किसका निर्माण करता है? 6CO2 + 6H2O का निर्माण करता है। यानी जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है वह किसमें विखंडित हो जाता है? टूट जाता है, सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, तथा इसके दौरान क्या उत्पादन होती है? एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो कि माना जाता है लगभग कितना होता है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका सामान्य रासायनिक समीकरण, जिसके द्वारा हम एक श्वसन प्रक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो याद रखना इस समीकरण को। ये देखें, हम समीकरण जो है फोटोसिंथेसिस के कैसा होता है? जस्ट विपरीत होता है। अब देखो ये तो होगी इसकी क्या परिभाषा और रासायनिक समीकरण। अब यदि देखें हम श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन के प्रकार कितने हैं, तो श्वसन जो है
प्रकार का, दो प्रकार का होता है टाइप्स ऑफ श्वसन, ठीक है। पहला जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, वह कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। पहला जो है वह कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और दूसरा जो रेस्पिरेशन कहलाता है वह कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिनको कहते हैं हम हिंदी में वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इन दोनों में क्या अंतर होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसका दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीश्वसन, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अवायवीय श्वसन है, इसको क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम अनॉक्सीश्वसन, क्या कहते हैं, अनॉक्सीश्वसन के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, वायवीय मतलब ऑक्सी और अवायवीय मतलब अनॉक्सीश्वसन, ठीक है। अब अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, वह श्वसन जो कि किसमें होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, किसमें होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन को क्या कहते हैं हम, वायवीय श्वसन कहते हैं। इसे कहते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को किस नाम से जानते हैं हम, अवायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इनकी दो मुख्य बातें हैं। सबसे परिभाषा यदि याद रखनी तो ये लिखना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब इन दोनों में यदि हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या होता है, वह देखें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो वायवीय श्वसन होता है, इसमें अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। कैसे ऊर्जा का उत्पादन होता है, अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह देखिए लगभग यदि हम किलो कैलोरी की बात करें तो इसमें 686 किलो कैलोरी या ये कह दें हम 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। जबकि अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें 56 किलो कैलोरी ऊर्जा या कह दें हम एटीपी की बात करें तो 2 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। अर्थात सीधे से सिंपल सी भाषा में बात करें हम तो ये कह दें कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है तथा अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। लास्ट प्रोडक्ट की बात करें, अंतिम उत्पाद की बात करें कि अंतिम उत्पाद क्या होता है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन की बात करें तो अंतिम उत्पाद जो होता है वह क्या कहलाता है, इसमें अंतिम उत्पाद जो बनता है कंप्लीट वायवीय श्वसन में वह होता है CO2 तथा H2, क्या निर्मित होते हैं इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में, CO2 तथा H2 निर्मित होते हैं। तथा इसमें अवायवीय श्वसन की बात करें हम, अवायवीय श्वसन में कौन सा अंतिम उत्पाद होता है, तो यहाँ जो अंतिम उत्पाद होते हैं वह क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल। कौन से, कार्बनिक अम्ल इसमें अंतिम उत्पाद होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से किसका निर्माण होता है, एथेनॉल का। किसका निर्माण होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, अंतिम उत्पाद तथा इसमें कुछ डिफरेंस। तो याद रख लेना ये है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है और किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हम कि श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, श्वसन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो श्वसन की सामान्य क्रियाविधि देखें हम, नॉर्मल सी समरी देखें हम, ठीक है। कि मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है।
श्वसन की क्रियाविधि। अभी तो हम यहाँ केवल एक समरी टाइप मैकेनिज्म देख रहे हैं, इन सभी रिएक्शनों को या पूरी मैकेनिज्म को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस में सामान्य रूप से क्या होता है कि जो हमारा जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वह क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, क्या है, ग्लूकोज, जिसका सामान्य सूत्र क्या है C6H12O6। इसके यदि हम एक मॉलिक्यूल्स की बात करें, कितने मॉलिक्यूल्स की, एक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्या होता है, आगे जाकर किस प्रकार से ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज की बात करें हम, तो ग्लूकोज चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में, ठीक है, यहाँ पर सामान्य रूप से प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। यह ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकती है और अनुपस्थिति में भी हो सकती है। ठीक है, यह ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है कहाँ पर कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है तथा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के सबके दौरान, ठीक है, ग्लूकोज जो है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके हमको कितने मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। अर्थात ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से जटिल विघटनकारी अभिक्रियाओं के द्वारा पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है कहाँ पर कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। अब यदि हम देखें कि जो पाइरुविक एसिड है इसका आगे जाकर भविष्य क्या होता है, ठीक है, आगे जाकर ये किस प्रकार के प्रोसेस करते हैं। यदि मान लीजिए इसको पाइरुविक एसिड को क्या प्राप्त हो जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति और -O2 अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या प्रोसेस दर्शाते हैं। पाइरुविक एसिड जो है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आए, इसको यदि आगे जाकर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले पाइरुविक एसिड से क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा सबसे पहले इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। यह जो प्रोसेस है, ठीक है, वह कहाँ पर कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। आगे जाकर यह एसिटाइल कोएंजाइम पुनः माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत एक साइकिल है जिसको बोलते हैं हम क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, यह प्रक्रिया कहाँ पर कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। एसिटाइल कोएंजाइम के द्वारा संपूर्ण क्रेब्स साइकिल के द्वारा यह जो है इसके अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाते हैं, हमको CO2 तथा H2 प्राप्त हो जाते हैं तथा हमको कितने ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, 38 ATP ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो यह एक प्रकार से कौन सी किस अवस्था में होता है, पाइरुविक एसिड से किसका निर्माण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2 अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं तथा 38 ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन यदि बात करें हम कि यदि पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह पाइरुविक एसिड, ठीक है, कहाँ पर कौन सी प्रक्रिया दर्शाता है, पाइरुविक एसिड से किसका निर्माण होता है, अभी बताया हमने, कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है C2H5 तथा कितने ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है, 2 ATP का उत्पादन होता है। पाइरुविक एसिड से, ठीक है, एथेनॉल के निर्माण की प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है, हमारी फर्मेंटेशन। क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन, किण्वन। क्या कहते हैं इसको, किण्वन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुविक एसिड
किण्वन विधि के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बनिक अम्लों में, एथेनॉल में कंप्लीट हो जाते हैं। यह जो प्रोसेस है वह कहां पर कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, सामान्य प्रोसेस है। ठीक है, समरी है, बिल्कुल ध्यान रखना मैकेनिज्म की कि क्या होता है इसमें। दोबारा से देखिए, इतना ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा चाहे किसका निर्माण होता है, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं तथा यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में पूर्ण होती है। पायरुविक एसिड दो प्रकार से निर्भर करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक एसिड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा सबसे पहले किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल को एंजाइम में क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करके CO2H2 तथा अड़तीस ATP का निर्माण करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया कहां पर कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस व्यक्त करते हैं तथा कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं, जिससे कम ATP 2 ATP का निर्माण होता है। यह क्या है, सामान्य प्रोसेस। अब यदि हम देखें, ठीक है, आगे पूरी प्रोसेस देखें हम, तो सबसे पहले मैकेनिज्म जो है 2 पथों में पूर्ण होती है। ठीक है, याद रख लेना, मैकेनिज्म की बात करें इसकी, तो मैकेनिज्म जो है मुख्य रूप से कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला जो है इसका वो कहलाता है सामान्य परिपथ। क्या कहलाता है, सामान्य परिपथ कहलाता है। तथा दूसरा जो परिपथ है, दूसरा स्टेप जो है वह क्या कहलाता है, हेक्सोज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या पथ। ठीक है, इन 2 पथों में, इन 2 स्टेपों में रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। सामान्य परिपथ की बात करें तो सामान्य परिपथ की जो है मुख्य रूप से कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक है, सामान्य परिपथ के अंतर्गत 3 पथ होते हैं, 3 चक्र हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो है वह है क्या, ग्लाइकोलाइसिस। क्या, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो है वह क्या है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और तीसरा जो है वह क्या है, ETS सिस्टम। ठीक है, क्या है, ETS सिस्टम। यह श्वसन के किसके अंतर्गत आते हैं, सामान्य परिपथ के अंतर्गत आते हैं। तथा इसका जो दूसरा परिपथ है, सामान्य परिपथ के पश्चात एक वैकल्पिक पथ है जिसको बोलते हैं हेक्सोज पेंटोज मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं, HMP शंट के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती क्या है। ग्लाइकोलाइसिस आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या मेन प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है कैसे कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया अभी हमने पढ़ी थी, सामान्य परिपथ पढ़ा था, एक समरी पढ़ी थी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होगा कि ग्लूकोज जो है, ठीक है, इसके कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से, ठीक है, विघटनकारी अभिक्रियाओं के द्वारा, ठीक है, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, निरंतर रूप से क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं ग्लूकोज में, जिसके द्वारा पायरुविक एसिड के, इसके पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वह कहां पर कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में। कहां पर कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकती है, ठीक है, पहली बात, अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, याद रख लेना, ग्लाइकोलाइसिस जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। ग्लाइकोलाइसिस को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिस
जिसको क्या कहते हैं हम EMP पाथवे, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है, क्यों, जिसका पूरा नाम है एम्बेडन मेयरहोफ पार्नास पाथवे, ठीक है, याद रख लेना इसको, क्या है, एम्बेडन, ठीक है, मेयरहोफ एंड पार्नास पाथवे, ये तीनों वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक हैं ये, इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। EMP पाथवे जो है, मुख्य बात देखें तो इसमें किसका निर्माण होता है, पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है, किससे, जल ग्लूकोज से। तो यह जो संपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है, वह किस प्रकार से होती है, कौन कौन से क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उसको देखें यदि हम, तो इसकी सामान्य जो परिपथ है उसको आज हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है देखें हम, तो सबसे पहले कहां से कंप्लीट होती है, ग्लूकोज से, कहां से कंप्लीट होती है, ग्लूकोज से कंप्लीट होती है, सॉरी स्टार्ट होती है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स उपयोग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले यह जो ग्लूकोज है, ठीक है, कि कौन से एंजाइम के द्वारा सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कंप्लीट होता है, किसमें कंप्लीट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यह जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट होगा है, यह कौन से एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होगा, हेक्सोकाइनेज, कौन से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस अभिक्रिया के दौरान देखो, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो यहाँ पर एक ATP जो है वह इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है, तथा इससे जो निकला हुआ है ट्राइफॉस्फेट है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज के एक अणु से, ठीक है, एक कार्बन से क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण कर लेता है। अब आगे जाकर देखें हम, तो यह जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन, क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है, ठीक है, समावयवीकरण हो जाता है, जिसके द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो प्रक्रिया है वो कौन से एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होती है, फॉस्फोआइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, ठीक है, पुनः कौन से एंजाइम के द्वारा, काइनेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया जो है वह किसके कन्वर्ट होती है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। यहाँ भी एक ATP का क्या होता है, उपयोग किया जाता है, यहाँ पर भी एक ATP का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब यह क्या होगा, यहाँ पर देखो ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर भी कि श्वसन प्रक्रिया में तो ऊर्जा का ATP का क्या होता है, निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर हम ATP का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ये तो एक बात याद रखना, जब भी हम कोई व्यापार करते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर
जो मॉलिक्यूल्स है वह कितने मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी कितने एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है। यह सभी जो चारों प्रोडक्ट हैं वो कितने कार्बन है, 6 कार्बन प्रोडक्ट है, याद रखना कितने कार्बन प्रोडक्ट है, ये सभी 6 कार्बन प्रोडक्ट है, 6 कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है। एक एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है। आगे जाकर फ्रक्टोज 1,6 ट्राइफॉस्फेट जो है उसका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। क्या हो जाता है, आगे विखंडन हो जाता है। फ्रक्टोज 1,6 ट्राइफॉस्फेट जो है यह विखंडन कौन से एंजाइम के द्वारा होता है, एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा होता है। एल्डोलेज एंजाइम जो है फ्रक्टोज 1,6 ट्राइफॉस्फेट का क्या कर देता है, विखंडन कर देता है, ठीक है। जिसके द्वारा दो पदार्थों का निर्माण होता है, एक को कहते हैं हम DHAP, ठीक है, जिसका पूरा नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, क्या नाम है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तथा दूसरा जो पदार्थ निर्मित होता है वह क्या होता है, PgAl, ठीक है, क्या निर्माण होता है, PgAl निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। ये दो पदार्थों का निर्माण होता है DHAP तथा PgAl। यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल तो DHAP का बनता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का, तथा एक ही मॉलिक्यूल किसका निर्माण हो रहा है, PgAl फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। ये दोनों जो पदार्थ हैं वे कैसे कार्बन युक्त हैं, 3 कार्बन युक्त, ठीक है। एल्डोलेज हो रहा है यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 ट्राइफॉस्फेट का 6 कार्बन है, इससे दो पदार्थ टूटेंगे तो बराबर बराबर मात्रा में टूटेंगे, 3 कार्बन का DHAP और 3 कार्बन का PgAl। ये दोनों जो हैं, ठीक है, DHAP तथा PgAl, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, आइसोमर, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, आइसोमराइज हो सकते हैं, इनका समावयवीकरण हो सकता है। तो DHAP जो है PgAl में कन्वर्ट हो सकता है और PgAl किसमें कन्वर्ट हो सकता है, DHAP में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें हमको कितने मॉलिक्यूल चाहिए पाइरुविक एसिड के, 2, तो अभी हम ये मान लें कि DHAP किसमें कन्वर्ट हो गया, PgAl में कन्वर्ट हो गया। तो PgAl के कितने अणु हो गए, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल और ऐड कर दो यहाँ पर। मान लें यहाँ पर कि DHAP किसमें आइसोमराइज हो गया, PgAl में, तो PgAl के कितने अणु हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स निर्मित हो गए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। आगे आकर देखते हैं हम PgAl, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 3 PgAl, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो 3 PgAl है, ठीक है, इससे क्या होगा, आगे जाकर इसमें एक फास्फोरिक अम्ल और ऐड हो जाता है। फास्फोरिक अम्ल का क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। फास्फोरिक अम्ल के एडिशन के द्वारा यहाँ पर किसका निर्माण होता है, 1,3-डाई-PgAl का, ठीक है, 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण होता है। जिसके दौरान यहाँ पर एक क्या होगा कि एक NAD2+ है, उसके द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, NADH+H+ का निर्माण होता है, ठीक है, NAD++NADH+H+ का निर्माण हो जाता है। जिसके द्वारा यहाँ पर देखो कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, तो 2 NAD+ तथा 2 NADH+H+ का निर्माण होता है। अब ये जो 1,3-डाई-PgAl है, इसके द्वारा किसका निर्माण होगा, आगे जाकर 1,3-डाई-PgA का किसका निर्माण होगा, 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पूरे नाम बताए थे मैंने, PgA को क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-डाई-PgAl है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1,3-डाई-PgA में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो प्रोसेस है वह कौन से एंजाइम के द्वारा होती है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा होती है, ठीक है। 1,3-डाई-PgAl से, ठीक है, 1,3-डाई-PgA का निर्माण होता है तथा यहाँ पर आगे जाकर यह 1,3-डाई-PgA है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3-PgA में। किसमें कन्वर्ट होता है, 3-PgA में
कन्वर्ट होगा। इन सभी के कितने मॉलिक्यूल्स निर्मित हो रहे हैं, याद रख लेना 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और सभी कितने कार्बन अणु हैं, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब 1,3 डाइपीजीए से 3 पीजीए का जब निर्माण होता है तो अब देखिए यहाँ पर जिसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पर 2 एटीपी से किसका निर्माण होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तथा यह प्रोसेस है किस कौन से एंजाइम के कन्वर्ट किसके द्वारा होती है, काइनेज एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा, काइनेज एंजाइम के द्वारा हो रही है। 3 पीजीए से किसका निर्माण होगा आगे जाकर, 2 पीजीए का किसका निर्माण होता है, 2 पीजीए का निर्माण होता है। 2 पीजीए से किसका निर्माण कन्वर्ट हो जाता है, 2 पीजीए आगे जाकर फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है। इसका निर्माण फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड का। 3 पीजीए और 2 पीजीए के मध्य में जो एंजाइम है वह कौन सा एंजाइम है, म्यूटेज एंजाइम, ठीक है। इसके मध्य इनोलेज एंजाइम, ठीक है। 2 पीजीए से जब फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड बनता है, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड अंत में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और हमें कितने 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कितने 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुविक एसिड की प्राप्त होते हैं। तथा पीईपी जब पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो 2 एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तथा यह प्रोसेस जो है वह कौन से एंजाइम में कंप्लीट होती है, काइनेज एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होती है। तो ये हमारी क्या है, पूरी ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें तो दोबारा से एक बार देख लें, ग्लूकोज जो है 1 मॉलिक्यूल लेते हैं और यह बिल्कुल जटिल कार्बनिक पदार्थों के द्वारा, ठीक है, किस पाइरुविक एसिड में जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है उसमें कितने एटीपी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 एटीपी तो यहाँ क्या हो रही है, व्यय हो रही है, ठीक है। 2 एटीपी का तो यहाँ क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तथा एटीपी कितनी निर्मित हो रही है, यहाँ 2 एटीपी यहाँ और 2 एटीपी यहाँ निर्मित हो रही है। तो ये देखें हम तो टोटल नेट जो यील्ड है हमारी एटीपी यील्ड कितनी होती है, टोटल नेट एटीपी यील्ड कितनी निर्मित हो रही है। तो देखो यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन जो हो रहा है वह कितने एटीपी का हो रहा है, 4 एटीपी का। कितने एटीपी का, 4 एटीपी का हो रहा है। जबकि हम इसमें पूरी ग्लाइकोलाइसिस में यूज कितने एटीपी कर रहे हैं, 2 एटीपी का हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन देखो 2 एटीपी यहाँ से है, 2 एटीपी यहाँ पे 4 एटीपी का प्रोडक्शन, यूज 1 एटीपी का यहाँ यूज कर रहे हैं और 1 एटीपी का यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये देखो प्रोडक्शन 4 का और यूज 2 का, तो नेट टोटल जो है वह कितना आ जाता है हमारा 2 एटीपी, ठीक है। कितने एटीपी, 2 एटीपी। अब हमने पहले जब पढ़ा था एक लाइन पढ़ी थी कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यदि हो तो कितनी एटीपी का निर्माण होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में माइनस, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 एटीपी का। यदि यही प्रोसेस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, किसमें हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तो यहाँ पर देखो 2 NADH+ बन रहे हैं जो कि आगे जाकर ETS सिस्टम में जाकर किसका निर्माण कर लेते हैं, 6 एटीपी का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 NADH+H+ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। एक NADH+ से 3 एटीपी निर्मित होते हैं, हम जानते हैं सभी, ठीक है। और 2 NADH2 से कितने निर्मित होंगे, 6 एटीपी। तो टोटल जो है कितने एटीपी निर्मित होते हैं, यहाँ पर 8 एटीपी निर्मित होते हैं। ये कब निर्मित होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में 8 एटीपी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो ये क्या है, पूरी हमारी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेब्स साइकिल पढ़ने वाले हैं। इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। और हर दूसरी साल ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। धन्यवाद।